वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दे चुके हैं या देने जाने वाले हैं उनके लिए एक खासकर वीडियो बनने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं 26 फरवरी से 5 मार्च तक पूछे गए क्वेश्चन। जो हिंदी के प्रश्न है उसको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहूँगा। टोटल हम लोग इसमें 34 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। तो रिपीटिंग क्वेश्चन को हम छोड़कर यहाँ पर जो नए नए क्वेश्चन हैं उसको मैं लेकर आया हूँ, लेकिन रिपीटिंग क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। कुछ कुछ अलग ढंग से पूछे गए हैं रिपीटिंग क्वेश्चन, तो उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं संधि से पूछे गए हैं। ठीक है, संधि और समास और प्रत्यय उपसर्ग इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्व जोड़ अर्थ, ये कौन सा संधि होता है आपको मालूम होगा। ये कौन सा संधि होता है? देखिए ये दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, याद रखिएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्व जो है और अ जो है तो अ जोड़ अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अ जोड़ अ मिल के क्या बन जाता है? आ बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्वार्थ हो गया है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए, तो ये दीर्घ संधि हो गया। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न मैंने कर दिया, दूसरा प्रश्न में दिया गया है सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो समाज जोड़ ई, देखिए ज जोड़ ई मिल के यहाँ पर दीर्घाई ई बना है, याद रखिएगा। ज जोड़ ई मिल के यहाँ पर दीर्घाई ई बना है। तो इस तरह से यहाँ पर सामाजिक हो गया, इक प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। चलिए तीसरा जो है भाई बहन में कौन सा समास है? तो देखिए बीच में अगर डैश लगा हुआ है तो आप समझिएगा कि भाई और बहन लिखा हुआ है। इसका मतलब डैश का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ डैश का जो विग्रह करते हैं जब यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है और। तो भाई और बहन, तो भाई और बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर याद रखिएगा द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व बने कि द्वंद्व मतलब दो, दो चीज दिया रहेगा एक बार, यानी कि दो पद एक तरह से दिए रहेंगे। दोनों पद यहाँ पर प्रधान होता है, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। और देखिए चौथा जो प्रश्न दिया गया है, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सम जोड़ गम, ये कौन सा संधि है? ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि, याद रखिएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में आता है। तो पांचवा क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाज, समाज लिखा गया है, समास की जगह समाज लिखा गया है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? समास है, समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 6 भेद होते हैं। कौन कौन समास होता है? पहला होता है अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधार, चौथा होता है द्विगु और पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि। इस तरह से 6 समास होते हैं, याद रखिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन जो हम लोग है यहाँ पर देख लेते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है कव इत्री होता है। कभी इत्री नहीं होता है, कब इत्री होता है, याद रखिएगा। कभी इत्री नहीं, कभी कभी इत्री नहीं लगाना है। क्या होता है? कभी इत्री नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा, कब इत्री होता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन जो है, कर्म के अनुसार बताना है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार जो होता है क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें कर्म रहता है और एक में कर्म नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? भाई हम लोग पढ़े हैं शब्दों को, सेंटेंस का हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, तो उसे हम लोग कहते हैं वाक्य, सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, अहनद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? अहनद, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? आगे लगने वाला। उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे, आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन लगा हुआ है। अनहद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अन, तो अन आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नयन का संधि विच्छेद जो होता है ने जोड़ अन होता है, ने जोड़ अन होता है, याद रखिएगा ने जोड़ अन होता है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है, गलत हो गया है, यहाँ पर ने जोड़ अन होता है, याद रखिएगा। ये कौन सा संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर फिर से डैश लगा हुआ है, यानी कि सुख और दुख, इसका विग्रह करेंगे तो सुख और दुख होगा, तो यह भी द्वंद्व समास में आ गया। दोनों पद प्रधान है, दोनों पद, याद रखिएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मन जोड़ हर, ये कौन सा संधि है। तो देखिए ये आपको संधि आपको पता चल गया। यहाँ पर देखिए अगर किसी शब्द के, जो भी शब्द है, किसी शब्द के पहले वाला में विसर्ग लग जाए तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है, याद रखिएगा। अगर पहला वाला में ही विसर्ग लग जाए, देखिए मनः, तो मनः यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, मन में ही विसर्ग लगा हुआ है, मन में ही विसर्ग लगा हुआ है, तो ये कौन सा संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। बाद में अगर विसर्ग लगा हुआ तो ये विसर्ग संधि नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर पहले वाला में लगा हुआ है तो आप समझिएगा कि विसर्ग संधि कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है नवजीवन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर नवजीवन में कर्मधार समास होता है। देखिए इसका विग्रह कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ पर बात हो रहा है कि जीवन कैसा है, जीवन यहाँ पर नया है, तो ये विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है कि क्या, जीवन कैसा है, तो यहाँ पर विशेषता बताने का काम किया है, विशेषता बताने का काम किया है कि जीवन कैसा चल रहा है, नया चल रहा है, क्या है, पुराना है। तो यहाँ पर नवजीवन में कर्मधार समास हो गया। विशेषण जो विशेष बताए ये सब क्या कहलाता है, कर्मधार समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऊँट के मुंह में जीरा का फौरन का अर्थ क्या होता है, इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर समझिए आवश्यकता से बहुत बहुत कम, न जितना हमको चाहिए उससे भी बहुत कम यहाँ पर आपको हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। 15 में दिया गया है विद्यालय का संधि विच्छेद, ये तो बिल्कुल सिंपल पूछ दिया, दीर्घ संधि का उदाहरण है, यह भी आपका दीर्घ संधि हो गया। विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या जोड़ आलय विद्यालय होता है, दीर्घ संधि। देखिए इसमें आज और अ मिल के क्या बन जाता है, आपका आज और आ मिल के आ बनता है, यानी कि दीर्घाई, दीर्घ संधि कहते किसे हैं। तो देखिए हर्षाई या दीर्घाई कुछ भी मिले, लेकिन जो बाद में उसका परिणाम जो निकलेगा दोनों को जोड़ने के बाद वो दीर्घाई हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैंने डबल पाइप पड़ जाता है, या तो एक ई है एक दीर्घाई ई है, तो मिल के बाद में क्या बनेगा, दीर्घाई बनेगा। जैसे नैतिक, नैतिक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नीति जोड़ ईक, तो यहाँ पर देख सकते हैं नैतिक बन गया, नीति जोड़ ईक, तो नीति जोड़ ईक होता है, याद रखिएगा। नीति, नीति सीधा शब्द है और उसमें ईक लग गया, ईक प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है, नैतिक बन जाता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है। पत्नी का पर्यायवाची बहुत सारा होता है। देखिए बीवी, हम लोग बीवी जानते हैं, भार्या जानते हैं, धर्म पत्नी जानते हैं, गृहिणी जानते हैं, संगनी जानते हैं, श्रीमती, जोड़ू, बेगम, ये सब आप फिल्म में भी नाम सुने होंगे, जोड़ू, अर्धांगिनी, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये आपका पर्यायवाची जो ऑप्शन में रहेगा आप वही लगा दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है कौन सा समास में विशेषता बताता है। अभी मैंने बताया था कि विशेषण विशेष जो बताता है उसे हम लोग कर्मधार समास कहते हैं, याद रखिएगा, कर्मधार समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है अंकुरित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है, शब्द के पीछे या किसी भी शब्द के पीछे लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रत्यय कहेंगे। तो अंकुर में ईत प्रत्यय लगा हुआ है, ईत आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं भाषा और लिपि किस प्रकार से संबंधित है। भाषा और लिपि किस प्रकार से संबंधित है, तो आपको समझना होगा कि लिपि जो होता है, लिपि एक तरह के आपका लैंग्वेज है। तो आप समझिए कि लिपि एक तरह का क्या है, लैंग्वेज है जो भाषा को लिखने में मदद करता है। समझिए लिपि जो क्या है, लिपि का प्रयोग हम लोग भाषा को लिखने में करते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, बहुत सारे लिपि होते हैं। तो अरबी, फारसी, उर्दू जो भी है ये बहुत सारे लिपि होते हैं, इसमें आपको लिखने का मदद करता है। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संस्कृत और हिंदी आता है, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो संस्कृत और हिंदी आता है। तो ये एक तरह से कथन का क्वेश्चन था, इसमें आप लिपि का प्रयोग भाषा को लिखने में किया जाता है, याद रखिएगा। लिपि जो होता है बिना लिपि के हम लोग लिख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उपहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपहार, तो उप लगा हुआ है। देखिए उप लगा हुआ है तो इसी को मिलकर बना क्या बना, उपहार बन गया, उपहार बन गया, उपहार बन गया, इस तरह से तो आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दिया गया है, सपूत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो स लगा हुआ है, याद रखिएगा, स लगा हुआ है, स में लगकर क्या बन गया, सपूत बन गया, सपूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, उसमें वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इस तरह के रिपीट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है जड़ी बूटी कौन सा समास है, जड़ी बूटी कौन सा समास है। तो देखिए अगर डैश नहीं लगा हुआ है, बीच में डैश अगर नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पर तत्पुरुष समास मारेंगे। अगर डैश लग गया, डैश देखिए जड़ी बूटी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में डैश लगा हुआ है, तो अगर डैश लगा हुआ है तो द्वंद्व समास, और नहीं लगा हुआ है तो तत्पुरुष समास। जड़ों की बूटी, इसका विग्रह होता है जड़ों की बूटी, याद रखिएगा जड़ों की बूटी इस तरह से विग्रह होता है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, जड़ी बूटी के बीच में डैश लगा हुआ है तो द्वंद्व समास हुआ, और इसका जो हिंदी होगा यहाँ पर विग्रह करेंगे तो जड़ी और बूटी इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, सरोज का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सरज और ज, देखिए जिस शब्द के पहले में विसर्ग हो, पहला वाला में विसर्ग लगा रहे तो वो विसर्ग संधि कहलाता है, यानी सरोज जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है। सज और अक्षर होता है, तो यह भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अज और अ मिलके आ बन गया, साक्षर दीर्घ संधि बन गया। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है 28, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो गए जोड़ अक होता है, गए जोड़ अक याद रखिएगा, यह भी आपका हो जाता है अयादी संधि में आ जाता है, गए जोड़ अक, तो ये अयादी संधि हो गया, गए जोड़ अक गायक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, याद रखिएगा ये 3 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया गया है, सार्थक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। ये 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया, वाक्य सार्थक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। देखिए सार्थक मेल जिसका सही अर्थ निकले तो सार्थक मेल का बने शब्द को क्या कहते हैं, हम लोग वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हर्ष का विलोम क्या होता है। हर्ष का विलोम क्या होगा या क्या होता है। तो हर्ष मतलब होता है खुशी, उत्कर्ष इस तरह से, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाता है विषाद, यहाँ पर मैंने दुखी, दुखी विषाद हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रति जोड़ एक होता है, ये कौन सा संधि होता है, यन संधि होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं प्रति जोड़ एक मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर य आ जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है प्रति जोड़ एक मिलके प्रत्येक हो जाता है, ई जोड़ ए मिलके ए बन जाता है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यशोदा देखिए यश जोड़दार, इसमें भी पहले विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यश जोड़दा यही हो गया यशोदा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कारक के कितने भेद होते हैं। आपको मालूम होगा कारक के 8 भेद होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण मय पे पर, संबोधन हे हो अरे, इस तरह से आप पढ़े होंगे, संबंध काके की, इस आप सारे कुछ पढ़े होंगे। तो टोटल 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट हो गया, इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है जो ग्रामर से है, बाकी सारे क्वेश्चन है ये रिपीटिंग किए गए हैं, हर दिन प्रत्येक दिन आपको बार बार रिपीट किया गया है। तो याद रखिएगा इतना ही क्वेश्चन अभी तक रिपीट किए जा रहे हैं, प्रत्येक दिन रिपीट किए गए हैं, यानी कि एक दिन बीच करके आज रिपीट किया, हो सकता है 2 दिन बाद रिपीट किया, लेकिन प्रत्येक दिन ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पूरा क्वेश्चन मैं 26 तक बना दिया हूँ। देखिए 26 से लेकर आपको 5 तक बना दिया हूँ, ये 5 तक में अभी तक के क्वेश्चन जो है ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ कथन का क्वेश्चन था तो वो आप बना लिए होंगे। जैसे वाक्य शुद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा, वाक्य को शुद्ध करें, वाक्य शुद्ध करने का क्वेश्चन तो आप बना ही लिए होंगे, वाक्य शुद्ध करने का क्वेश्चन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ कुछ थे जो कथन के सवाल थे, आपको समझने वाला था तो आप समझ के मार दिए होंगे, और पेडागोजी से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो इस तरह से आप समझ के बना दिए होंगे। चलिए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी है आपका जो भी भाई बंधु हैं जो नियोजित टीचर हैं या जिनको भी काम आ जाए, तो इस तरह से आप भेज सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट हो गया, इतना ही क्वेश्चन अभी तक रिपीटिंग किए गए थे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।